सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो पहले तो ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया। तो अब आप पूछोगे कि इसमें होगा क्या? तो इसमें 18 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इस तरह की कुछ और भी योजनाएं मैंने आपको बताई थी, जैसे कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की, जिसमें वहां की महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनको हर महीने 1000 रुपए देगी। और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी, जिसमें पहले तो हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन फिर उसे बढ़ा के 1250 रुपए कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से महतारी वंदना योजना शुरू हुई थी, जिसमें हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो अब ऐसा ही हो रहा है, एक राज्य को देखते हुए दूसरे राज्य भी महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जा रहे हैं। कोई 1000 रुपए दे रहे हैं, कोई 1500 रुपए दे रहे हैं, कोई 1250 रुपए दे रहे हैं। अरे कोई बेचारे पुरुषों के बारे में भी सोच लो, उन्हें भी 200-500 रुपए दे दो उनका भी भला हो जाए। खैर, बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। समर कैपिटल शिमला हो जाती है, तो विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। अभी आपको याद हो तो खंजर एक्सरसाइज का आयोजन जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में ही हुआ था। और हिमाचल प्रदेश के बकलो से याद आएगा, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया था। सपनों का संचय जमा लिंक्ड योजना यहाँ पे शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना यहाँ की है। सशक्त महिला ऋण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और ये मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना यहाँ पे शुरू हुई। उसके अलावा संजीवनी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा, तो आंसर होगा 2025 तक। और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वे हिमाचल प्रदेश से ही थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकैड नाम से एक योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश, याद होगा, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना था। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा, जिसे तशीगंग कहा जाता है। और सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। नारी को नमन योजना यहाँ पे शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। और हिमाचल प्रदेश में आपको अटल सुरंग भी मिलेगी, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। उसके अलावा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और भारत में पहली बार हींग की खेती भी की गई थी हिमाचल प्रदेश में ही। उसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया था हिमाचल प्रदेश में। तो इन सब कारण से हिमाचल प्रदेश न्यूज में था। सारा मैंने आपको यहीं पे एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करा दिया, पूरा हिमाचल प्रदेश कवर कर लिया हमने। यहाँ के अगर नेशनल पार्क भी एक बार देख लें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क हो गया, किरगंगा नेशनल पार्क हो गया, सिंबल बारा नेशनल पार्क हो गया। और हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे माउंटेन पास आपको मिलेंगे। शिपकिला दर्रा हो गया, और रोहतांग दर्रा हो गया, और एक है बाडाचला दर्रा। पौंग डैम आपको यहाँ पे मिलेगा, व्यास नदी पर है। व्यास नदी पे ही पंडो बांध आपको मिल जाएगा। भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पे मिलेगा सतलुज नदी पे। चमेरा बांध आपको यहाँ मिल जाएगा रावी नदी पे। और नाथपा झाकरी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है सतलुज नदी पर। यहाँ का राजकीय पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ हो गया, स्नो लेपर्ड जो कि लद्दाख का भी है। राजकीय पक्षी ट्रोगोपैन हो गया। राजकीय वृक्ष देवदार का है। और राजकीय फूल गुलाबी बुर्रांच है, जिसे पिंक रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। और कुछ लोक नृत्य जरूर याद रखना, नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया, ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं। तो अब मैंने पूरा हिमाचल प्रदेश आपको कवर करा दिया, स्टैटिक भी और करंट अफेयर्स भी। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे को जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा असम। तो असम का ये जो माजुली मुखौटा है, ये विभिन्न किस्मों और आकारों में बनाया जाता है, जिसे अभी जीआई टैग मिला है। अच्छा, वैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला है अलग अलग राज्यों से,
वो सारे आपको इसी एक ही प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो ये असम का माजुली मुखौटा आपने देख लिया। इसके अलावा असम की ही एक माजुली पांडुलिपि पेंटिंग है, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसमें क्या होता है, इसमें महान हिंदू महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के विषयों से ली गई कई कहानियों और अध्यायों का चित्रण किया गया है, जिसको अभी जीआई टैग मिला है। असम की माजुली पांडुलिपि पेंटिंग है ये। इसके अलावा हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिला, और आप कह सकते हो हलीम के बाद ये हैदराबाद का दूसरा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला। अभी गुजरात के कच्छ रोगन शिल्प को जीआई टैग मिला, और गुजरात के ही अंबाजी सफेद संगमरमर को भी जीआई टैग मिला। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश के रतलाम रियावन लहसुन को भी जीआई टैग मिला। तो पश्चिम बंगाल के बांग्लार मलमल, जो कि एक नाजुक सूती कपड़ा है, उसको भी जीआई टैग मिला। तो आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है। इससे क्या होता है, एक तरह का उपकरण है ये, एक तरह का डिवाइस आप समझो, जिससे कपड़ों पे या घर की सजावट की जाती है। तो देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसमें से कुछ असम के हैं, एक हैदराबाद का हो गया, एक गुजरात, एक मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो अलग अलग क्वेश्चन कराने की अपेक्षा मैंने आपको सारे एक ही यहाँ पे प्रश्न में करवा दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और जब भी जीआई टैग वाला प्रश्न आता है तो 2024 में अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। लेकिन आज एक ही प्रश्न में इतने सारे जीआई टैग्स हमने पढ़ लिए, तो ज्यादा बता दूंगा तो मिक्सअप हो जाएगा। तो पहले आप इनको अच्छे से ध्यान में रखो, फिर अगली बार जब कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपको सारे रिवाइज करवा दूंगा 2024 वाले। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन जीआई टैग से इतना आपको बता दूं कि जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में। पहली बार किसे मिला था, 2004 में दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है, तो आंसर होगा आइरिस है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली रोबोट टीचर है, जिसका नाम आइरिस है। इसे किसने बनाया, मेकर लैब्स एडुटेक ने बनाया है। और ये टीचर 3 भाषाएं बोल सकती है। और ये किस स्कूल में टीचर है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्हें टीचर बनाया गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोटिक टीचर है। तो ये भारत की पहली एआई टीचर है, तो नाम याद रखना आइरिस है। अच्छा, ये आइरिस नाम आपने जरूर सुना होगा, ये हमारी आंख में होता है। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में जरूर आया था कि आइरिस का काम क्या होता है। तो आपको पता है ये कंट्रोल करता है हमारी आंखों में जो रोशनी जाती है, जो लाइट जाती है, कितनी लाइट जानी है उसकी क्वांटिटी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। प्रैक्टिकल भी आपने देखा होगा, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो एकदम से, तो आप देखना हमारी आंख में जो क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पुतली, बीच में जो काला काला डॉट आप देखोगे ना आंख में, जिसे इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। और जब आप कमरे से बाहर रोशनी में जाते हो, धूप में जाते हो, तो आप देखना वो डॉट पतला हो जाता है। तो पतला हो गया मतलब वो कम रोशनी को अंदर जाने दे रहा है। और जब अंधेरे कमरे में आ गए तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब वो ज्यादा रोशनी को अंदर जाने दे रहा है। तो वो जो लाइट आंखों में जा रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, मैंने एक बार आपको बता दिया। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न आ गया। अब वैसे तो जब भी एआई से संबंधित प्रश्न आता था, मैं पिछले 1 साल में एआई से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं वो आपको रिवाइज करवाता हूं। लेकिन मैं अब आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूं। क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दे चुका हूं, जिसमें पूरे 2023 और 2024 के 2 महीने, जनवरी और फरवरी में, यहां पे जितने भी एआई से संबंधित आपके प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे मैंने आपको वहां पे करा दिए हैं। और मैंने इस वीडियो के लास्ट में आपको बोला भी था कि इसमें फरवरी एंड तक सारे प्रश्न आ चुके हैं। इसके बाद जो एआई से संबंधित प्रश्न हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा आपके डेली करंट अफेयर्स में। तो वहां तक के प्रश्न के लिए वो आप वीडियो जरूर देखना, ताकि सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। बाकी उसके बाद 2-3 प्रश्न हमने पढ़े हैं एआई से, वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा जरूर। जैसे कि अभी गूगल ने जीनी नाम से एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो क्या काम करता है, 2D वीडियो गेम बनाएगा। और उसके अलावा एक पॉइंट याद रखना कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पे भारत को एआई संचालित सड़क सुरक्षा पहल के लिए नवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला था। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर आपसे पूछते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने माय युवा योजना को शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने।
तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नाम से एक योजना शुरू की है, जिसे आप शॉर्ट में बोलोगे माय युवा। तो क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत उद्योग और सर्विस सेक्टर की परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। तो ये पहल न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा देगी बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अब देखो, योजना से संबंधित प्रश्न है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं रिवाइज करवाता हूं। तो आपको याद है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसको उड़ीसा ने शुरू किया। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को मध्य प्रदेश ने, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार ने, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम ने शुरू की, युवा मितान परिवहन योजना को छत्तीसगढ़ ने, अबुआ बीर दिशोम योजना को झारखंड ने शुरू किया, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ नाम से एक योजना शुरू की थी। लेक लाकड़ी योजना को महाराष्ट्र ने शुरू किया था, और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। तो कुछ 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज कराई है, इनको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या अभी हाल ही में पहले जेट सूट रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो अभी यूएई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन मूवी आपने देखी होगी, उसके जैसा सूट पहन करके रेस लगाई। और विजेता कौन रहे? तो यूके के 22 साल के जेट सूट पायलट जिनका नाम है इस्सा कल्फोन, उन्होंने इस रेस को जीत लिया। तो दुबई के मरीन बीच पर हुई इस रेस में पायलट्स 1500 हॉर्स पावर का सूट पहने हुए थे और फिर उन्होंने रेस लगाई। फोटो में आप देख सकते हो इस तरह का ये सूट था, आपने यूट्यूब में कई बार देखा भी होगा। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं। अभी ये काफी न्यूज में था, मैं आपको बताता हूँ किन कारण से। आप पहले मैप में देखो, ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम हो जाती है। आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था जिसका नाम बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और हमने भारत पार्क का उद्घाटन किया था कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में ही। अभी यूएई के साथ भारत ने डेजर्ट साइक्लोन नाम से एक्सरसाइज भी किया था राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अभी मोदी जी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया था। और अभी भारत ने यूएई को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट आपको यहीं पे मिलेगा जिसका नाम अल दफरा है। अभी 2023 में COP 28 का आयोजन यूएई में हुआ था। 2024 में COP 29 का आयोजन कहाँ पे होगा? अजरबैजान के बाकू में होगा। अभी दिसंबर में अंडर 19 एशिया कप का आयोजन हुआ था यूएई में, जिसको बांग्लादेश ने जीता था यूएई को हरा करके। अच्छा, अभी कला और साहित्य में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने जीता था? इस अवार्ड को अरब नोबल के नाम से भी जानते हैं। तो अल्जीरिया के प्रोफेसर है वासिनी लॉरेट्स, उन्होंने जीता था। तो इन सब कारण से यूएई अभी न्यूज, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना, हमारी जो रिवीजन वाली क्लास होती थी करंट अफेयर्स के, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, कौन से महीने का? सितंबर महीने का। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तो हम कर चुके थे, फिर सितंबर कर रहे थे, मतलब उल्टा चल रहे थे। लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के कारण वो स्टॉप हो गया था। तो आज से फिर आपको क्लास मिलने लगेगी, लेकिन इस बार कुछ चेंज मैंने कर दिया है। क्या चेंज कर दिया? देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स के एग्जाम में क्या होता है, या तो आपके एग्जाम में पिछले 6 महीने का पूछते हैं या पिछले 1 साल का पूछते हैं, यही होता है। तो अगर हम 6 महीने को कंसिडर करते हुए चलते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, 3 महीने तो ये हो गए। और इससे पहले के 3 महीने आप ले लो, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो मैंने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का तो आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा दिया। रिवीजन वाली क्लास आपने देखी होगी, जिसने देखी होगी उनको बेनिफिट मिला है। तो अब मैंने कहा सितंबर करवाने से अच्छा है, अभी 2024 में भी तो हमारे 3 महीने हो जाएंगे लगभग। भाई मार्च तो लगभग यूं समझ लो 1/4 निकल गया, लेकिन जनवरी, फरवरी तो हो चुका है ना। तो मैंने कहा अभी रिवीजन वाली क्लास में हम एक काम करते हैं, सितंबर को रोकते हैं थोड़े दिन, जनवरी फरवरी को खत्म कर लेते हैं, ताकि हम 2024 में भी बराबर चलते रहेंगे। क्योंकि एक बार रिवीजन वाली क्लासेस बन जाएंगी तो जब भी जिस भी स्टूडेंट को वापस से फटाफट से रिवाइज करना होगा, वीडियोस खोल करके आराम से रिवीजन मार लेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मतलब सब चीजें अप टू डेट आपके पास रहेंगी, और साथ के साथ आप रिवीजन करते रहोगे तो फिर तो क्या बात है, मजा आ जाएगा। तो आज मैं जनवरी से आपका रिवीजन करवाना स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं या जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, फिर आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन का लोड लेने की जरूरत नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो।
बाकी मुझे आपके 10-12 मिनट दे दो ताकि मैं आपके करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दूं। मैं किस तरह से रिवीजन करवाता हूं वो आप एक बार क्लास अटेंड करके देख सकते हैं। एक बार देख लोगे तो मजा आ जाएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। कहने की बात यह है, घर पे आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक डेली रूटीन भी आपका बन जाएगा। वीडियो देखने से ये होता है, घर पे तो एक दिन रिवीजन किया, दूसरे दिन मेहमान आ गए नहीं किया, तीसरे दिन कहीं चले गए, दोस्त आ गया नहीं किया। लेकिन वीडियो देखने से क्या होगा कि सुबह, दिन में, शाम को, रात में कभी भी वो 12 मिनट का वीडियो चलाना है, आपका रिवीजन हो गया। बस आपको रजिस्टर ढूंढने की, लिखने की, ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में या स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारे आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज देता ही हूँ, पीडीएफ आपको मिल ही जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 85 ईयर। तो अभी भारत सरकार ने भारत के चुनाव आयोग के परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र से मतदान सुविधा की मिनिमम एज को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। मतलब पहले ये एज 80 ईयर हुआ करती थी, अब इसे बढ़ा के 85 ईयर कर दिया है। मतलब कोई भी अब ऐसा व्यक्ति है जिनकी उम्र 85 ईयर या उससे ज्यादा है तो अब उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने घर पर ही पोस्टल बैलेट में वोट डाल सकते हैं। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो याद रखना, अभी उस एज को बढ़ा के कितना कर दिया? 85 ईयर कर दिया। यह अभी तक 80 ईयर थी। अच्छा, इसी तरह से एक एज वाला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी झारखंड ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो आयु सीमा होती है उसे 60 बरस से घटा करके 50 बरस कर दिया था। वो भी ध्यान में रखना। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। और अगर बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 324 से लेके 329 तक। और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार है 25वें नंबर के। हमारे 2 चुनाव आयुक्त भी हैं, कौन? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? तो आंसर तो होगा कोलकाता। और आप सभी को पता है, ये पॉइंट हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फाइनली मोदी जी ने अभी 6 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को उद्घाटन कर दिया है। तो इसलिए ये एक बार फिर मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं। तो ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के नीचे चल रही है। तो हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। आपको पता है 1984 में ये देश की पहली मेट्रो बनी थी, कोलकाता मेट्रो। और अब ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी बन गई है, कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकर्ण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। और ये जो हावड़ा स्टेशन है ना, याद रखना, जमीन से 30 मीटर नीचे है। और इस तरह से ये दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक पानी के नीचे मेट्रो रूट केवल लंदन और पेरिस में ही बना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी ना, उसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो उसका नाम होगा। वो सबसे पहले हरियाणा में चलेगी। आपको याद होगा, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना था? कोलकाता मेट्रो। और पूछे जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि है। अभी दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था। उसको किसने जीता था? उमा कोलकाता टीम ने जीता था। और अभी इसी साल फरवरी में 47वें नंबर का कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था। उसमें बता सकते हो गेस्ट कंट्री कौन रहा था? यह भी प्रश्न कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे पूछा था। आंसर होगा यूके। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टाइगर वुड्स को। तो विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, जो कि अमेरिकी हैं। और अभी अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान, जिसको कहा जाता है बॉब जोन्स पुरस्कार, इससे इन्हीं को सम्मानित किया गया है। टाइगर वुड्स ये इकलौते ऐसे गोल्फर हैं जिन्होंने लगातार 3 बार यूएस अमेच्योर का खिताब जीता, 1994 से लेकर 1996 तक।
और टाइगर वुड्स को 2022 में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। उससे पहले 2019 में उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टाइगर वुड्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया था। अच्छा, ये तो प्रश्न हो गया, उत्तर भी हमने देख लिया। लेकिन गोल्फ की बात चल रही है तो कुछ भारतीय गोल्फरों के नाम भी आपको याद रखने हैं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो वो तो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कि अदिति अशोक हो गया, दीक्षा डागर हो गया, शर्मिला निकोलेट हो गया, त्वेसा मलिक हो गया। और ये सारी महिलाओं के नाम है, आप ध्यान से देखो। कुछ पुरुषों के नाम भी है, जैसे कि जीव मिल्खा सिंह हो गया, अनिबोन लाहिड़ी हो गया, ज्योति रंधावा हो गया। ये ज्योति रंधावा पुरुष हैं, ध्यान में रखना। तो ये कुछ भारतीय गोल्फरों के नाम मैंने आपको बताया, पूछे जा सकते हैं। देखो, इस तरह के कई प्रश्न आ जाते हैं एक बार एग्जाम में कि इनका संबंध किससे है। तो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस, बैडमिंटन, ये तो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रहते हैं। लेकिन गोल्फ के प्रश्न बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट, इसका आयोजन हुआ अभी 4 से लेकर 7 मार्च तक। कहाँ पे हुआ? IIT मद्रास में। तो इसमें जो रिसर्चर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने अपने अपने अनुसंधान क्षेत्रों में जो प्रगति की है वो सबके साथ यहाँ पे साझा की और भविष्य की क्या क्या उनकी रणनीतियां हैं, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या आइडियाज हैं, उन सब पे यहाँ पे चर्चा की गई। अच्छा, IIT मद्रास काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। जैसे कि आपको याद होगा, भारत के बाहर पहला IIT कैंपस किसने खोला था? IIT मद्रास ने ही। कहाँ पे? तंजानिया में। ये अफ्रीकी देश है तंजानिया। तंजानिया के जांजीबार में खोला था। और यहाँ पे पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? प्रीति अग्लायम बनी थी। और अभी IIT मद्रास ने, हमने पढ़ा था, श्रीलंका के कैंडी में भी ये अपना एक नया कैंपस खोलेगा। उसके अलावा IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक को हटाने के लिए अमृत नाम से एक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की थी। और IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को भी डेवलप किया था। और यहाँ पे सारंग महोत्सव भी मनाया जाता है IIT मद्रास में ही। IIT मद्रास ने, आपको याद होगा, पिछले साल पढ़ा था हमने कि वॉर्टन क्यूएस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड भी जीता था। इसे शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ब्रजेश मेहरोत्रा को। तो ब्रजेश मेहरोत्रा ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। और उन्होंने किनका स्थान लिया? आमिर सुबहानी का। आप जानते हो भी इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के नए महासचिव बने थे। और रघु श्रीनिवासन कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने। तुषार मेहता ये भारत के सॉलिसिटर जनरल बने। बाकी बिहार आप जानते ही हो, कैपिटल पटना होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। और हंगरी के नए राष्ट्रपति बने तामस सुलियोक। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया बिहार में। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश बना फ्रांस। और चक्षु प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? दूरसंचार विभाग ने। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू किया दिल्ली ने। और बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध है बैडमिंटन से। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया आपने अभी 5 मार्च को। और आखिरी प्रश्न पूछा, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आंसर होगा सुमन कुमारी। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।